Assalamualaikum students, hope you are all doing great. So अभी हमें स्टार्ट करना है अपना चैप्टर 13 और इस चैप्टर के अंदर जो मोस्टली चीज़ें हैं वो हैं एम्प्लॉयमेंट की मोटिवेशन से रिलेटेड कि एम्प्लॉय किस तरह से मोटिवेट होता है और किस तरह से जो है वो अपने काम को बेटर परफॉर्म करता है। तो चैप्टर 13 है और इसके अंदर कुछ थ्योरीज हैं। कुछ थ्योरीज जो हैं वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर, जो मैंने ही आपको बेसिकली पढ़ाई है। और नीड बेस्ड थ्योरी है जिसको हम टच करेंगे बेसिकली, उसको आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बिल्कुल आप लोगों को मिड टर्म और फाइनल टर्म में भी एक दफ़ा दिया गया था उसको, इवन आपको डिटेल से पढ़ाई गई है वो थ्योरी। वो बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है जिसको बेसिकली हम इसमें देखेंगे कि मतलब मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वो थ्योरी क्या इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है। सो बेसिकली वो हम सेकेंड लेक्चर में देखेंगे इस वीक के। और अभी हमें स्टार्ट करना है और चेक करना है कि बेसिकली हमें पढ़ना क्या है। चैप्टर 13 है मोटिवेटिंग एंड रिवॉर्डिंग एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, कि किस तरह से जो है एम्प्लॉय जो आपके हैं जिनसे आप काम ले रहे हैं उनको आप मोटिवेट कर सकते हैं, उनको आप रिवॉर्ड दे सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि जब वो काम करते हैं, कोई भी एम्प्लॉय जो है जब वो काम करता है तो वो कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होता है। मतलब वो जब इसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि सैलरी के अलावा मुझे इस महीने बोनस भी मिलेगा। सो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मुझे ये भी चीज़ें मिलेंगी। सो इसी तरह से जो है उसको मोटिवेट करने के लिए कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको मोटिवेशन की नीड होती है कि उनको मोटिवेट किया जाए टाइम टू टाइम, उन्हें जो है गाइड किया जाए कि मतलब कि अगर इस तरह से मतलब उनको मोटिवेट करने का मतलब ये है कि जो आप बोनसेस देते हो, जो आप सैलरी के अंदर एक्स्ट्रा कमीशन दे देते हो, ये वो मोटिवेशन ही होती है और पैसा सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। सो आपके लिए लाजमी है कि मतलब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये लाजमी है कि जब एम्प्लॉय परफॉर्मेंस देता है तो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के बाद हम उसे मोटिवेट करते हैं और उसको रिवॉर्ड देते हैं। बेसिकली रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकता है, नॉन कैश भी हो सकता है। उसको यानी कि अच्छे अल्फाज बोले जा सकते हैं कि कीप इट अप एंड ऑल दैट। इस तरह के अल्फाज से भी यानी एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, वो कंपनी को एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर होता है बेसिकली नेक्स्ट टाइम। तो ये बेसिकली चैप्टर है हमारा कि हमने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करना है और उसको मोटिवेट करना है, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे एक जो स्लाइड आपको नज़र आ रही है इसमें बताया जा रहा है कि इस चैप्टर में हमें क्लियर क्या करना है। सबसे पहले जो हमें इस चैप्टर में क्लियर करना है, हम पूरा चैप्टर नहीं क्लियर कर पाएंगे 2 लेक्चर्स के अंदर, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चैप्टर को क्लियर करें और नेक्स्ट पे ना लेके जाएं इसको। अगर नेक्स्ट पे गया भी तो वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड नहीं होगा, तो एक एक्स्ट्रा लेक्चर होगा जिसके अंदर मैं आपको यानी कि जस्ट वहाँ पे ऐड कर दूंगा आपके एलएमएस के अंदर लेक्चर, बस आप उसको देख लीजिएगा कि ये पार्ट 3 होगा। सो अभी हमें इसमें पढ़ना क्या, डायग्राम एंड समराइज द एमआरएस मॉडल। एक मॉडल बताया गया है इस चैप्टर के अंदर, एक मॉडल हमें डिफाइन किया गया है, उसको बेसिकली हमने देखना है कि एमआरएस मॉडल क्या होता है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे इसको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इस पर रिलाई करता है कि बेसिकली हम इस चैप्टर में देखने के वाले हैं। इसके बाद डिस्क्राइब 4 ड्राइव थ्योरी। इसके बाद मैंने आपको बताया कि डिफरेंट थ्योरीज को देखना है हमने, तो 4 थ्योरीज बेसिकली हमें देखनी है, जिसमें हम इस 2 लेक्चर्स के अंदर जो है अप्रॉक्सीमेटली कोशिश करेंगे कि हम 2 से 3 थ्योरीज पूरी करें, ठीक है। 4 ड्राइव थ्योरी एंड एक्सप्लेन हाउ these drives influence motivation and behavior। अब आप लोगों ने एक चीज माइंड में रखनी है कि जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये आप लोगों का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए, आप लोगों का ये मोटिव होना चाहिए बेसिकली कि इस चैप्टर को पढ़ते हुए मुझे करना क्या है कि ये थियरीज जो हैं किस तरह से मोटिवेशन देती हैं, किस तरह से आपके बिहेवियर को चेंज करती हैं। आपका जो बिहेवियर है काम करने का, अगर वो डल है, अगर वो उस तरह से इनइफेक्टिव है, सो ये थ्योरीज हम उस तक किस तरह से इफेक्ट कर सकती हैं उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बिहेवियर के ऊपर, कि वो अपनी एफर्ट एक्स्ट्रा पुट करे और वो अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करे और अपनी जो वर्किंग कर रहा है उसके स्टाइल को चेंज करे, ताकि एक इफेक्टिव प्रोग्रेस दे और उस परफॉर्मेंस को जो है बेटरमेंट की फॉर्म में लेके आए। सो सेकंड हमें पढ़ना है, थर्ड पॉइंट जो है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव गोल सेटिंग एंड फीडबैक। ये पूरी गोल थ्योरी पढ़ेंगे हम
कि गोल जब सेट किए जाते हैं और उसकी फीडबैक जो ली जाती है, और उसको हम देखेंगे डिटेल से। इसमें मैंने 2-3 स्लाइड्स गोल की ऐड की हैं, उसको देखेंगे बेसिकली गोल कैसे सेट किया जाता है और उसके अचीवमेंट के लिए किस तरह से अचीव कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे डिस्पेक्ट द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इसको देखेंगे मॉडल एंड डिस्कस द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये किस तरह से जो है इसका इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ तक बेसिकली मैंने आपका ऐड किया, हम 2 लेक्चर से यहीं तक ऐड करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द चैप्टर जो है हम इस 2 लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। जो मैंने आपको बताया कि चैप्टर का सीन ये है कि चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, तो अगर मैंने एक ही 2 लेक्चर के अंदर सारा कुछ समाप्त करने की कोशिश की तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको क्लियर नहीं होगा कि बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं और चल क्या रहा है। तो इस वजह से 2 लेक्चर्स के अंदर सिर्फ 4 जो हेडिंग्स हैं वो पढ़ेंगे, बाकी इतना मुश्किल नहीं है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं 4 अवार्ड ऑब्जेक्टिव्स के, तो हम उसको बेसिकली बाद में देखेंगे। डिस्कस विद द मेजर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मोर एक्यूरेटली, कि हम किस तरह से एक अच्छे तरीके से एम्प्लॉय जो हमारा है उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं, उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ये बेसिकली मैं आपको एक पूरा लेक्चर एक्स्ट्रा दूंगा, जिसके अंदर हमें वो 0 लेक्चर होगा बेसिकली आपका, जिसमें क्या होगा कि वो आप हमारे नॉर्मल लेक्चर से हट के होगा और आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवाना है बेसिकली। उसके बाद समराइज द इक्विटी थ्योरी मॉडल। इक्विटी थ्योरी मॉडल क्या होता है कि मतलब इसमें बेसिकली देखा जाता है, ऐसे शाम से इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसमें आप यही माइंड में रखो कि इसमें देखा जाता है कि सारे एम्प्लॉयज के साथ इक्वल बिहेवियर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर सबके साथ एक ही बिहेवियर करेंगे तो उसके इम्पैक्ट क्या होंगे। तो ये बेसिकली थ्योरी है, इंक्लूडिंग हाउ पीपल ट्राई टू रिड्यूस इनइक्विटी, और कैसे जो है वो इनइक्विटी जो बराबरी नहीं होती जहाँ पे, उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, थ्योरी में बताएंगे। इसके बाद डिफाइन एम्पावरमेंट एंड आइडेंटिफाई स्ट्रेटजीज टू सपोर्ट एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट क्या होता है, इसको डिफाइन करना, और किस तरह से हम इसको बना सकते हैं, इसकी स्ट्रेटजीज कैसे बना सकते हैं, और इसको कैसे एम्पावरमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ऑल दैट। सो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करना, डायग्राम देखेंगे सबसे पहले हम। यहाँ डायग्राम ऐड की गई है तो वो हम देखते हैं आगे करके। अब वो बता रहे हैं कि एम्प्लॉयज इंगेजमेंट। इंगेजमेंट क्या होती है, बेसिकली आप किसी कंपनी से अटैच होते हो, वहाँ पे आपका जो है काम करने का एक वे होता है, आपकी जिम्मेदारियाँ होती हैं। अब वो कह रहे हैं एम्प्लॉयज मोटिवेशन एंड कॉग्निटिव रैशनल मोटिवेशन। रैशनल मोटिवेशन का मतलब होता है कि आप डेली बेसिस के ऊपर या फिर पर वीक के अंदर उन्हें एक अच्छे वर्ड दें, इस तरह से उन्हें कुछ बोलो, देयर रिसीव एबिलिटी टू परफॉर्म द जॉब, कि आपकी इस जॉब के लिए हमें ये स्किल्स रिक्वायर है। उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें मोटिवेशन दें, उनकी स्किल सेट के अकॉर्डिंग उन्हें कुछ इस तरह की अल्फाज बोलें, कुछ गोल्स बोलें, या फिर कुछ जो हैं उन्हें मॉनिटरी जो आपके इंसेंटिव्स हैं उनकी तरफ लेके आए कि अगर आपने इस पर्टिकुलर जॉब को इस पर्टिकुलर स्किल्स के साथ परफॉर्म किया तो हम आपको कुछ एक्स्ट्रा जो है वो पे करेंगे, आपको बोनसेस दिए जाएंगे, आपको जो है आपका रैंक इंक्रीज किया जाएगा, आपकी रैंक इंक्रीज होने से आपकी नेक्स्ट ईयर सैलरी अच्छी हो जाएगी। एम्प्लॉयज मोटिवेशन एंड कॉग्निटिव मोटिवेशन, देयर परसीव्ड एबिलिटी टू परफॉर्म देयर जॉब। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि उनकी जॉब किस नेचर की है। अब कुछ जॉब होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि आप डेली बेसिस के ऊपर एक जॉब कर करके थक जाते हो, आप कहते हो कि यार इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। और अगर आप क्रिएटिव पर्सन हो, ठीक है, और आपके पास इस तरह की जॉब है जिसमें क्रिएटिविटी नहीं होती, मतलब रोज एक ही तरह की जॉब होती है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि रोज सोचना पड़े और सोच के करना पड़े। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं मेरे से सोचा नहीं जाता, आप मुझे एक टास्क परफॉर्म करने के लिए दे दें, वो टास्क मैं जो है उस पर्टिकुलर वे से जिस तरह से कहेंगे मैं उस तरह से रोज परफॉर्म कर दिया करूँगा। इट मीन्स दैट कि वो बंदा अपनी मेंटेलिटी की क्रिएटिविटी जो है वो उसमें पुट नहीं करता, दिमाग को यूज कर रहा है। जाहिर सी बात है कि उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए भी दिमाग चाहिए होगा, पर लेकिन कुछ नया नहीं कर रहा, उसके अंदर खुद से पुट नहीं कर रहा। तो डिपेंड करता है जॉब की कंडीशंस के ऊपर कि किस तरह की जॉब परफॉर्म की जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी एबिलिटी को परसीव किया जाता है और उसको मोटिवेट किया जाता है और उसको इंगेज किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि हम किस तरह से पहले हमें समझना पड़ेगा कि जॉब की नेचर क्या है, फिर उस पर्सन की नेचर क्या है, क्या ये दोनों मैच करते हैं एक दूसरे से,
क्या वो बंदा तैयार है इस काम को करने के लिए, हम कोई मिसमैच तो नहीं कर रहे, क्या हम एक क्रिएटिव बंदे को हम एक ऐसी जगह पर तो नहीं बैठा रहे जिसमें क्रिएटिविटी है ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उसकी जॉब की नेचर उस बंदे के दिमाग के अकॉर्डिंग है और वो इसके अंदर अगर लगेगा, मतलब एक क्रिएटिव काम है, अगर उस क्रिएटिव बंदे को देंगे तो वो खुशी से करेगा। मतलब वो कहता है कि मुझे क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम दे, तो वो उसको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिलेगी, उसको एक अंदर से फील आएगा कि मतलब कि यार मजा आता है ये काम करने में, मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे 7 से 8 घंटे की जो जॉब होती है वो कहाँ निकल जाती है। जबकि उसी क्रिएटिव बंदे को अगर आप इस तरह की जॉब असाइन कर देंगे जिसमें देयर इज नो क्रिएटिविटी, तो वो क्या करेगा, वो बोर होना शुरू कर देगा, वो आपको बोलना शुरू कर देगा सर कुछ है और है, सर मैं कुछ और कर सकता हूँ, और वो आपको भी जो है इंटरप्ट करेगा या आपको तंग करेगा। तो इसलिए बेटर है कि आप रेलिवेंट पर्सन के लिए रेलिवेंट जॉब चूज करें, ताकि क्या हो, ताकि वो उससे मोटिवेट होता रहे, अपनी जॉब परफॉर्मेंस से अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव करता रहे। और इससे क्या होता है कि उसकी स्किल्स लेवल भी इन्हांस होता है। जब वो नई नई क्रिएटिविटी करेगा तो उसकी क्रिएटिविटी की पावर इन्हांस होगी। इसी तरह से जो क्रिएटिव पर्सन नहीं है वो नॉन क्रिएटिव वर्क कर रहा है, तो उसके नॉन क्रिएटिव वर्क के अंदर भी वो बेटर होगा कि मतलब ये काम जो है मैं अपने स्किल रखता हूँ कि ये मुझे आता है बहुत अच्छे तरीके से। सो देयर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विजन। उसके बाद क्लियर होना चाहिए, एक एम्प्लॉय को ये चीज़ अच्छे से पता होना चाहिए कि बेसिकली हम ये काम कर क्यों रहे हैं। बेसिकली हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन है, वो अपने आप को 4 साल बाद 10 साल बाद एक जगह पे देख रही है। तो बेसिकली ये सारा काम करने का मकसद ये है कि हमें वो विजन को अचीव करना है, एक स्पेसिफिक विजन को अचीव करना है, एक स्पेसिफिक मिशन के ऊपर चलते हुए। एंड दे बिलीव, और उसका ये यकीन होना चाहिए, उसके माइंड में ये चीज़ बैठी होनी चाहिए दैट दे हैव बीन गिवन द रिसोर्सेज टू गेट द जॉब डन। मेरे पास गिवन रिसोर्सेज है, उसे बता दिया गया था कि जब आप कंपनी में आओगे हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। जब आप कंपनी में आओगे तो आपको कन्वेंस अपनी अरेंज करनी पड़ेगी। कंपनी अभी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर नहीं है कि आपको कन्वेंस दे और आपको वो कंपनी जॉब घर से लेकर आए, या आपको एक प्राइवेट कन्वेंस आपको प्रोवाइड करे। सो आपको एक अच्छी सैलरी देंगे, पहले आपको बोनसेस भी कुछ ना कुछ होंगे, पर लेकिन बहुत अच्छे बोनसेस नहीं होंगे। जहाँ दूसरी कंपनी 20-20 हज़ार देती हैं 1 लाख के साथ बोनस, हम आपको 5,000 दें या 7,000 दें, पर लेकिन हम आपको इंशाल्लाह देंगे जितनी हमारी यानी कि पावर है। तो वो क्यों, वो कंपनी की गिवन रिसोर्सेज है बेसिकली कि हमारे आपको एक एम्प्लॉय को तब एंगेजमेंट अच्छी होगी जब वो समझेगा कि कंपनी के गिवन रिसोर्सेज के अंदर एक पर्टिकुलर विजन को मुझे अचीव करना है। और वो तभी होगा कि जब वो अपनी जॉब सेट जो उसकी एबिलिटीज हैं उसको काम पे लेके आएगा उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो कि कंपनी के विजन को अचीव करेगा। और वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज के अंदर मतलब कुछ खास जो है आपके पास चीज़ें हैं इसको आपने यूटिलाइज करना है। तो कंपनी आपको बहुत बड़े कहती है, कंपनी कहती है कि आपको ये प्रोजेक्ट 2 लाख के अंदर अंदर रिसोर्सेज के अंदर कंप्लीट करना है। सो आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग वो जॉब परफॉर्म करेंगे। कहने का मकसद ये है इस पूरी इंगेजमेंट के अंदर, हम एम्प्लॉय इंगेजमेंट के अंदर कि एम्प्लॉय को अपनी एबिलिटीज को इंगेज करना है, ठीक है, मोटिवेशन के साथ काम करना है और अंडरस्टैंडिंग बनानी है कंपनी के विजन के साथ कि कंपनी बेसिकली अचीव कर करने जा रही है। उसका सारा काम जो है कंपनी के विजन के टुवर्ड्स होना चाहिए। उसके बाद वो जिस तरह के रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं उन्हीं रिसोर्सेज में रहते हुए उसने वो काम परफॉर्म करना है। आफ्टर दैट MRR SMART मॉडल, ये मॉडल क्या है बेसिकली, अ मॉडल दैट आउटलाइन द 4 फैक्टर्स। MRR हमें 4 फैक्टर मॉडल्स बताता है, इसके अंदर 4 फैक्टर्स बताए गए हैं दैट इन्फ्लुएंस एन एम्प्लॉयज वॉलंटरी बिहेवियर एंड रिजल्टिंग परफॉर्मेंस। इसमें हमें पता चलता है कि एम्प्लॉयज जो बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है और उसकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है, बेसिकली उसकी मोटिवेशन से रिलेटेड ये हमें बताए। ये मॉडल में बताएगा कि एम्प्लॉय की मोटिवेशन, उसकी एबिलिटी, उसकी रोल परसेप्शंस एंड सिचुएशनल फैक्टर्स। अ मॉडल दैट आउटलाइन, ये ऐसा मॉडल है जिसमें 4 फैक्टर्स को बेसिकली हमें डील करना है। एक ऐसा मॉडल जो हमें 4 फैक्टर बताएगा एम्प्लॉय की बिहेवियर के बारे में और उसके रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट परफॉर्मेंस के बारे में। उसकी मोटिवेशन बताएगा कि वो किस तरह से उसको मोटिवेशन दे सकते हैं। मोटिवेशन होता क्या हम ये देखेंगे, उसकी एबिलिटीज क्या होती हैं वो ये देखेंगे इसके अंदर, और परसेप्शंस क्या होती हैं, सिचुएशनल फैक्टर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली टेस्ट देखेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन।
अब हम देख रहे हैं कि मोटिवेशन आपको पता है कि एक एक्स्ट्रा बूस्ट होती है, कि मतलब आपको अंदर से फील आता है, बेसिकली एक फील का नाम है कि आपको एक फील आता है कि यार मुझे ये काम करना है, और ये इसमें आपको मजा आना शुरू हो जाता है, आप खुशी से काम करते हो। बेसिकली द फोर्सेज विद इन अ पर्सन, कुछ ऐसी फोर्सेज होती हैं, कुछ ऐसी पावर्स होती हैं, एबिलिटीज होती हैं, कुछ भी आप नाम दे दो उसे, ठीक है। अब कुछ ऐसी फोर्सेज जो कि आपकी बॉडी के अंदर होती हैं, दैट इफेक्ट्स हिज और हर डायरेक्शन, जो आपको एक डायरेक्शन देती हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि आपको मोटिवेशन, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत हार्ड वर्क किया है, आपको 1 साल हो गया है, अब आप वेट कर रहे हो यानी मैंने बहुत अच्छा सेटअप लगाया, मुझे सेल आनी चाहिए, सेल आएगी, सेल आपकी मोटिवेशन है। जैसे ही आप मार्केट में एंटर करते हो, लोग आना शुरू हो जाते हैं, लोग लेना शुरू कर देते हैं। आप एक्सपेक्ट करते हो 10 बंदे आएंगे, वो 20 आ जाते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हो 50 आएंगे, वो 70 आ जाते हैं। इट मीन्स दैट कि आपकी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड काम हो रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के काम हो रहा है। इट मीन्स दैट कि आप खुश हो जाते हो कि यार ये तो कमाल हो गया, मैंने कुछ एक्सपेक्ट किया था, आ कुछ रहा है कि मेरा काम चल पड़ा, ठीक है। तो वो आपको इंटरनल एक फोर्स आएगी, इंटरनल यानी कि एक सेटिस्फेक्शन एक बनना स्टार्ट होगी, आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि हाँ ये डायरेक्शन मेरी ठीक है, अब मैंने इसी डायरेक्शन के अंदर काम करना है। अब जिस तरह से मैंने उसको किया था उसी तरह से आप क्या करते हो, इंटेंसिटी, आप काम की शिद्दत को बढ़ा देते हो, आप मेहनत करना और स्टार्ट कर देते हो कि मैंने जितनी मेहनत की थी और उसका मुझे रिवॉर्ड मिलना शुरू हो गया, सेल आ गई, लोग मेरे पास आ रहे हैं लेने के लिए। इट मीन्स दैट कि मुझे इसी लाइन में जाना है। आपको एक डायरेक्शन मिलती है, आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, आपकी काम करने की शिद्दत बढ़ जाती है। एंड परसिस्टेंस का मतलब है कि आप वहाँ पे कायम रहते हो, वहाँ पे ही कायम नहीं रहा जाता, वहीं पे आप फायर निकल आते हो उस जगह से। जब आपको लॉस होना शुरू होता है तो आपको लगता है कि यार इसमें कुछ नहीं पड़ा, मैं इतनी एफर्ट कर रहा हूँ लेकिन इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा। मोटिवेशन तभी मिलती है जब आपको एक पॉजिटिविटी नजर आती है। मोटिवेशन बेसिकली आप पॉजिटिविटी को भी कह सकते हो, जैसे आपको कुछ पॉजिटिव जो है वाइब्स आती हैं साइड से, जैसे कुछ पॉजिटिव साइंस आते हैं साइड से, तो इट मीन्स दैट आपका बिहेवियर चेंज होता है, आपका एक बिहेवियर बनना शुरू होता है, वॉलंटरी बिहेवियर होता है। इसमें क्या होता है कि आपको लगता है हाँ यार इसमें से मुझे ये चीज़ आ रही है, अंदर से आपको एक फोर्स आप बूस्ट करती है कि यार ये डायरेक्शन ठीक है, अब मुझे इसमें मेहनत करनी चाहिए और तो मुझे इसी के ऊपर ही काम करना है, मुझे परसिस्टेंस रहना है। तो इसको बेसिकली मोटिवेशन कहते हैं कि ऐसी फोर्सेज जो आपकी बॉडी में होती हैं, जो आपको काम करने पे उभारती हैं, आपको एक डायरेक्शन देती हैं कि इस लाइन में काम करना है, आपको जगह खड़ा रखती हैं और वो आपका बिहेवियर बेसिकली बन जाता है, एक पॉजिटिव बिहेवियर। आफ्टर दैट एबिलिटी बेसिकली आपकी स्किल है, आप जो काम कर रहे हैं। एबिलिटी कंसिस्ट ऑफ बोथ द नेचुरल एप्टीट्यूड्स, कुदरती तौर पे आपके अंदर कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, एंड लीव्ड कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली कंप्लीट अ टास्क। दो चीजें होती हैं बेसिकली, कैपेबिलिटी या स्किल्स दो तरह से आती हैं। एक तो नेचुरली मतलब आपकी बॉडी के अंदर होता है, मतलब आप कह लो कि एक क्रिकेटर है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा शौक है खेलने का, मतलब वो राइट हैंड से बैटिंग करता है और नेचुरली बहुत अच्छी बैटिंग करता है वो, उसके लिए जो है 100 करना तो मुश्किल ही नहीं है। तो लेकिन वो कहता है कि स्पेसिफिक कुछ शॉट्स हैं जो मेरे से नहीं लगती हैं, मतलब मैं कवर ड्राइव नहीं मार सकता हूँ, मैं जो है लॉन्ग ऑन पे बहुत ज़्यादा खेलता हूँ, मैं लॉन्ग ऑफ पे बहुत कम खेलता हूँ। तो वो प्रैक्टिस कर करके अपनी वो वाली साइड ही बेटर कर लेता है। इट मीन्स दैट कि एक नेचुरल एप्टीट्यूड होता है जिसके अंदर वो क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी वो कैपेसिटी होती है, वो एबिलिटी होती है कि वो आपको ही परफॉर्म हो जाती है, आपको उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ती। और कुछ कैपेबिलिटीज ऐसी होती है, कुछ स्किल सेट ऐसे होते हैं जिसमें आपको मेहनत करना पड़ती है, जिसको आपको वो स्किल सेट सीखने पड़ते हैं, उस पर काम करना पड़ता है, और जैसे ही वो आप काम करते हैं उसके ऊपर तो आप उसमें क्या होते हैं, बेटर हो जाते हैं, आपकी वो स्किल सेट अच्छी हो जाती है, स्पेसिफिक काम को फिर आप परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कि अब इस तरह से है कि इन जो मेरे अगेंस्ट जो बॉलर हैं उन्हें पता है कि मैं लॉन्ग ऑफ पे नहीं खेल सकता, तो सारी बॉलें जो हैं वो लॉन्ग ऑफ पे करते हैं। इट मीन्स दैट कि वो सारा मुझे बीट करवा रहे हैं, मुझे मेरी वीकनेस उन्हें पता है, तो मुझे अपनी लॉन्ग ऑफ को बेहतर करना है, उसके ऊपर काम करना है। तो जैसे फिर मैं उनके ऊपर हावी हो सकता हूँ और टास्क कंप्लीट कर सकता हूँ, मैं जो है बॉल्स कम वेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली कुछ कैपेबिलिटीज हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी होती हैं और हमारे नेचर के अंदर वो होती हैं और वो हम परफॉर्म कर लेते हैं। कुछ कैपेबिलिटीज इस तरह की होती हैं जिनको हमें रिक्वायर करना होता है, बेसिकली सीखना होता है किसी कुछ खास टास्क परफॉर्म करने के लिए। मीन्स दैट अगर हमें, अब आपको पता है कि हमें क्रिकेटर की एक बेसिक नेचर है कि वो स्लो खेलता है
पर अगर वो 2020 में अगर उसे ले रहे हैं, वो टेस्ट और वनडे बहुत अच्छा खेलता है, अगर उसे हम फास्ट गेम के अंदर ले रहे हैं, एक 2020 गेम में ऐड कर रहे हैं, तो इट मीन्स दैट कि उसको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, उसको हिटिंग जो हिट करना जो उसका है, जो इसका बेसिक नेचर नहीं है, उसको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उसको बेटर करना पड़ेगा कि मतलब किसी तरह से उसे बेटर करें और वो 2020 में एडजस्ट हो पाए। मीन्स दैट उस पर्टिकुलर गेम के अंदर वो स्किल सीखे और उसके अंदर अपनी बेटरमेंट शो करे। रोल परसेप्शन, एम्प्लॉय हु फील एंगेज इन द जॉब। अब एक बंदा अपनी जॉब पे आ गया, नॉट ओनली नेसेसरी, अब उसके लिए सिर्फ मोटिवेशन ले लेना या उसमें एबिलिटी आ जाना टू परफॉर्म दियर जॉब, सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता, बट ऑल्सो अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक टास्क असाइन टू देम। पर लेकिन उसे पता भी होना चाहिए बेसिकली मेरा यहाँ पे रोल क्या है, मैंने काम करना क्या है, एबिलिटी है मेरे पास, स्किल है, मुझे पता है मैंने बैटिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद मुझे पता है कि मोटिवेशन जो है, अब जैसे ही स्कोर बन रहा है तो मुझे मोटिवेशन आ रही है, पर लेकिन एज एन कैप्टन, अगर आप वहाँ पे कैप्टन हो, आपको पता है कि मेरा रोल एज एन कैप्टन है, मैं इसमें कैप्टनसी कर रहा हूँ, तो मुझे जो है बाकियों को जो मेरे साथ खेल रहा है उसे भी बूस्ट करना, उसे भी मोटिवेट करना, उसे भी साथ लेके चलना, और अगर मेरे से स्कोर नहीं बन रहा तो एज सुन एज पॉसिबल जो है मुझे बाहर आना है, मुझे किसी और को मौका देना है। तो उसको अपना रोल समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। जो बंदा अपनी मोटिवेशन उसको आ रही है, उसको उसके अंदर एबिलिटी है, पर लेकिन उसको अगर रोल समझ नहीं आया कि मेरा रोल क्या है, वो आराम आराम से 50 करके बाहर आ जाता है, और वो कैप्टन होके वो अब श्योर कर रहा है बेसिकली कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। अगर वो खुद ही तेज खेलता, ठीक है, अगर वो 150 बॉल से 50 करके आ रहा है, तो इट मीन्स दैट कि आधा मैच तो वो खराब कर रहा है, तो उसको तो अपने रोल का पता ही नहीं है। अब एज एन कैप्टन जब फील्ड पे आता है तो खड़ा रहता है, कोई बात ही नहीं करता, तो वो उसके अंदर कैपेबिलिटीज भी है, बात कर भी सकता है, मोटिवेट भी है अंदर से, पर लेकिन वो अपना रोल समझ नहीं रहा कि बेसिकली मेरा रोल है क्या। तो ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहले आप उसके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए। 4 मॉडल जो है उसमें हम देख रहे हैं, सबसे पहले मोटिवेशन आनी चाहिए, फिर एबिलिटी काम करने की, उसके बाद उसको अपना रोल समझना, द रिलेटिव इन परफॉर्मेंस टू दोज टास्क एंड द परफॉर्मेंस बिहेवियर फॉर दोज टास्क। तो वो जो आप रोल समझ जाओगे, अपना टास्क जो आपने परफॉर्म करना उसको जब समझ जाओगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि अब आपने बेसिकली अपनी एबिलिटीज के साथ और पॉजिटिव मोटिवेशन की डायरेक्शन के साथ उस परसिस्टेंस रहते हुए किस तरह से जॉब को परफॉर्म करना है। आगे आता है सिचुएशनल फैक्टर। सिचुएशनल फैक्टर का मतलब क्या है? विद हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन एंड एबिलिटी, जब आपको बहुत ज़्यादा, जब समझ लें कि आपके पास मोटिवेशन भी है, आपके पास एबिलिटी भी है, आप अलॉन्ग विद क्लियर रोल परसेप्शन, आपको आपके रोल की पता चल गया कि मेरा इस कंपनी में रोल क्या है, मेरा इस पर्टिकुलर गेम में रोल क्या है, मेरा इस पर्टिकुलर टीम में रोल क्या है। पीपल विल परफॉर्म वेल ओनली, लोग तभी अच्छे परफॉर्म करेंगे जब सिचुएशन आल्सो सपोर्ट देयर टास्क फोर्स। डेफिनेटली देखो, आप ये सब कुछ आपको पता है, मैं कैप्टन हूँ, मुझे पता है कि मैं 100 कर सकता हूँ आसानी से, मुझे पता है कि मैं मोटिवेट भी हूँ, लास्ट मैच हम जीते थे, मुझे पता है हमारी डायरेक्शन क्या है। अब अगर आपको बैटिंग पे ही नहीं दे रहे, कोच आपको बैटिंग पे ही नहीं भेज रहा, आपको वो फैक्टर ही नहीं मिला, सिचुएशन ही नहीं मिली, ठीक है, यहाँ पे आपको भेजना चाहिए था, वहाँ पे आपको कोच नहीं भेजा, तो इट मीन्स दैट कि 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए। आपको सिचुएशन में भेजे थे, आपके अंदर एबिलिटी हो, आप जो है आपको अपने रोल का पता हो और आप मोटिवेट भी हो, देन आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो जो है वो बहुत अच्छी होती है, वो पॉजिटिव सेंस में होती है, उसका आउटकम बहुत अच्छा होता है। वो सुबह से 4 फैक्टर समझ आ गए होंगे, बहुत आसान से जो मैंने आपको समझ करने की कोशिश की है। यूजिंग मास MRS टू डायग्नोस एम्प्लॉयर डिसएग्रीमेंट। अब द मास मॉडल इज यूजिंग डायग्नोस। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि किस तरह से डिसएग्रीमेंट करते हैं। टूल्स दैट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट द मोस्ट प्रॉब्लम विद एम्प्लॉयज बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस विद फैक्टर्स। अब ये 4 चीजें हैं जिसकी वजह से आप किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हो, उसे चेक कर सकते हो, उसे डिटेल से देख सकते हो कि वो बेसिकली काम किस तरह से कर रहा है, कहीं ना कहीं पे तो लैग कर रहा है, या तो वो अपने रोल को नहीं समझ रहा, या तो उसे सिचुएशन भी इस तरह की नहीं प्रोवाइड की जा रही, उसको वो इन्वायरमेंट नहीं दिया जा रहा है जिसमें वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, या तो फिर उसे उसके अंदर एबिलिटीज नेचुरल नहीं, या फिर वो उस पर्टिकुलर काम से एबिलिटी सीख नहीं रहा। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई गई, ये डायग्राम देखते हैं, उसके इस लेक्चर को कम से कम खत्म करते हैं, हम ये मोटिवेशन की थ्योरीज आगे से स्टार्ट होंगी, हम वो थ्योरीज डिटेल्स देखेंगे। अब यहाँ पे बता रहे हैं मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज 3 पार्ट प्रोसेस।
अब यहाँ पे बेसिकली वो नेक्स्ट से ही रिलेट कर रहा है, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे। यहाँ पे मोटिवेशन एम्प्लॉयज ऑफ पार्ट 3 प्रोसेस, होप्स हो कि आपको ये समझ आ गया होगा। इतना हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान सा है कि हमने 4 चीज़ें पढ़ी हैं। किसी भी एम्प्लॉय के अंदर वो 4 चीज़ें होंगी तो उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होगी, और अगर वो उनको अच्छे तरीके से लेके जा रहा है, इट मीन्स दैट उसको सिचुएशन या एनवायरनमेंट उस तरह का प्रोवाइड किया जाए जिसके अंदर वो अपनी एबिलिटीज को एक पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ परफॉर्म करे। उसके बाद जो है अगर उसकी सिचुएशन नहीं है, वो सिचुएशन उसे प्रोवाइड नहीं की जा रही, तो वो अपनी एबिलिटी और मोटिवेशन को किसी तरह से यूटिलाइज नहीं कर सकता, वो उसकी सारा वेस्ट हो जाएगा। सो किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको जब भी मैनेजमेंट से रिलेटेड पता हो कि किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है कि उसको मोटिवेट होना लाजमी है, उसको अंदर से वो फोर्सेस, वो एबिलिटी, वो उस तरह की फील आना लाजमी है कि यार मुझे इसी जगह पे काम करना। अगर फिर शुरू से ही मोटिवेट नहीं है कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना, या फिर वो सैलरी से तंग है, किसी न किसी बात से वो वहाँ पे तंग है, तो वो कभी भी आगे नहीं जा सकता। वो हमेशा किसी न किसी बात का रोना ही रोता रहेगा हर वक्त। तो इट मीन्स दैट कि ये लाजमी है कि वो उसके अंदर से ऐसी फोर्सेस डेवलप हों कि वो खुद कहे कि यार मुझे मोटिवेशन आ रही है, मुझे एक डायरेक्शन मिल गई है, मैं चाह रहा था मुझे एक जॉब मिले, मैं जॉब पे आ गया हूँ, मैं चाह रहा था बैंक में जॉब मिले, मैं बैंक में भी आ गया हूँ। इसका मतलब है कि मैं अब मुझे स्किल्स नहीं आते, मुझे नहीं पता कि कैशियर काम कैसे करता है, पर लेकिन मुझे 3 महीने सिखाया जाएगा, तो वो 3 महीने जो है वो अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव करता है। अब उसके बाद उसको जॉब पे ऑफिशियली लेके आते हैं, एक ब्रांच दे देते हैं, अब उसको सिचुएशन भी मिल गई काम करने के लिए, अब उसको वहाँ पे ले भी आए हैं, अब वो मोटिवेट भी है, मुझे मेरे मुताबिक जॉब मिली है, मुझे डायरेक्शन मिल गई है, अब मैं अपना कैरियर बना सकता हूँ, कल को मैं कैशियर से बढ़ के आगे भी जा सकता हूँ। उसके बाद मैंने 3 महीने सीखा है, मेरे अंदर एबिलिटीज है, मैं वहाँ पे अब 8-10 घंटे काम करवाएं, पर लेकिन मुझे पता है काम किस तरह से करना है, मुझे मसला ही नहीं है। उसके बाद परसेप्शन, अब आपको पता है कि मेरा रोल क्या, मेरा एक कैशियर रोल है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये सारे जितने भी पैसे एक दिन के अंदर आते हैं, जितनी भी कैश आती है, ये मेरी जिम्मेदारी, ये मेरी रोल के अंदर है कि मुझे क्या करना है, मुझे इस सारे पैसे को एक पर्टिकुलर वे से जो है वो सेव करना है और उसको अपनी कस्टडी में रखना है। आफ्टर दैट उसको सिचुएशन दी जाती है, उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। एनवायरनमेंट से रिलेटेड यहाँ पे क्या है, सिचुएशनल फैक्टर में यहाँ पे क्या आएगा कि बैंक है, उसको चेयर प्रोवाइड की जा रही है, उसको जो है एयर कंडीशनर रूम दिया जा रहा है, उसको एक कैबिन दे दिया गया है, उसको बता दिया गया उसको जो चीज़ें रिक्वायर है सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। तो इट मीन्स दैट अब उसकी परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। तो बिल्कुल आसान से 4 फैक्टर है। अगर कोई क्वेश्चन है, क्यूरीज है, तो आप पूछ सकते हैं। सो जो बाकी रिमेनिंग रह गया वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, और अभी तक के लिए यही। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।